नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। सत्ता में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें, दिलचस्प जानकारियां एक साथ। सबसे पहले सत्ता की न्यूज मित्रों को एक अपडेट दे दें। गृह मंत्री अमित शाह के एडिटेड वीडियो मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। दिल्ली पुलिस ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को समन भेजा है। उन्हें 1 मई को पूछताछ के लिए भी बुलाया गया है। इस मामले में असम से एक शख्स की गिरफ्तारी भी हुई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और गांधी परिवार के मन में अमेठी और रायबरेली वाले फैसले का कांटा इधर से उधर झूल रहा है। दावा है कि आज कांग्रेस इस पर अंतिम फैसला ले सकती है। कांग्रेस की मीटिंग में क्या मंथन चल रहा है, इस पर कुछ जानकारियां हमारे पास आई हैं। और सत्ता में आज यह भी देखिएगा कि कैसे मध्य प्रदेश के इंदौर की सूरत बदल गई। इंदौर की सूरत बदल गई है। इस सूरत का गुजरात के सूरत से खास कनेक्शन है और यह कनेक्शन कांग्रेस के अंदर चल रहे सत्ता के कलेश से जुड़ा है। इंदौर से कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने आखिरी समय में अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया है और वो बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस पर गिरे इस कलेश बम की इनसाइड स्टोरी बहुत दिलचस्प है। हमारे न्यूज मित्रों राजनीतिक खबरों के शौकीन हैं और उन्हें यह खबर मिस नहीं करनी चाहिए। आज आपको देश में एक ऐसे सांसद से मिलवाएंगे, ध्यान से देखिएगा, आज आपको देश के ऐसे सांसद से मिलवाएंगे जिसकी यूएसबी ड्राइव में 3000 ऐसे वीडियोस मिले हैं जिनके जरिए महिलाओं को ब्लैकमेल करने का आरोप है। इस सांसद का नाम है प्रज्वल रेवन्ना और इनके दादा कोई और नहीं, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा हैं। प्रज्वल पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लग रहे हैं और वो विदेश फरार हो चुके हैं। इस पूरे मामले को डिकोड करेंगे। और आज सत्ता में आपसे एक सवाल भी है, आप अपना इलाज डॉक्टर साहब से करवाते हैं या रील साहब से? अगर रील देखकर उसमें कही गई बातों पर 100% यकीन करते हैं तो आप अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस पर एक नई रिपोर्ट हमारे पास है, जरूर देखिएगा। एक और अपडेट यह है कि हांगकांग और सिंगापुर के बाद अब मालदीव ने भी एवरेस्ट और एमडीएच मसालों की बिक्री पर रोक लगा दी है। फिलहाल भारत और अमेरिका में इन मसालों की जांच चल रही है और यूपी से बिहार तक कई जिलों में प्रचंड गर्मी है। अभी अप्रैल का महीना है लेकिन कई इलाकों में गर्मी जून की तरह जला रही है। 44 डिग्री तक अधिकतम तापमान पहुंच चुका है। यूपी और बिहार के 35 जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग की चेतावनी है कि आने वाले दिनों में यह गर्मी और भी बढ़ सकती है। इस सब के बीच में अब शुरुआत करते हैं। आज खबरें बहुत हैं लेकिन एक ऐसी खबर जो कि देश के करोड़ों परिवारों से जुड़ी है और उन पर सीधा असर डालती है। इसीलिए सबसे पहले हम इसी खबर पर फोकस कर रहे हैं। सत्ता के बहुत सारे ऐसे न्यूज मित्र होंगे जो रोजाना घंटों रील्स देखते हैं, जाहिर तौर पर। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि बहुत सारी ऐसी रील्स भी देखते होंगे जिनमें आपको किसी ना किसी बीमारी के इलाज से जुड़े टिप्स दिए जाते हैं। ज्यादातर हेल्थ को, मतलब फिटनेस को लेकर, इन टर्म्स ऑफ वेट मैनेजमेंट को लेकर, वजन घटाने के तरीके बताए जाते हैं, औषधियों के नाम लेकर सेहतमंद रहने के सूत्र बताए जाते हैं। अगर आप ऐसी रील्स देखते हैं और इन पर अमल करते हैं तो ध्यान से सत्ता की इस कुंजी को देखिएगा। गंभीर सवाल यह है कि आप अपना इलाज किससे कराते हैं, डॉक्टर साहब से या फिर रील साहब से? यह सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि आजकल बड़ी संख्या में लोग डिग्रीधारी डॉक्टर से ज्यादा अधूरे ज्ञानधारियों और अधूरी जानकारी वाली रील्स पर भरोसा कर रहे हैं। अगर आप भी इन लोगों में से हैं तो ध्यान से सत्ता की सेहत वर्धक कुंजी को देखिए, एक एक पॉइंट को नोट कीजिए और जानिए किस तरह आप खतरनाक इलाज करने वाली रील के चक्कर में फंस चुके हैं। रील्स पर 100% भरोसा करके अपनी जीवन शैली में बदलाव लाने वाले लोगों को और रील्स बनाकर खुद को एमबीबीएस डॉक्टर से भी जानकार समझने वाले लोगों को यह बात चुभेगी जरूर, लेकिन यह सच है कि रील वाला इलाज खतरनाक है। रील वाले इलाज में 98% गड़बड़ है। मतलब यह कि 100 वीडियोस अगर आप देख चुके हैं तो सिर्फ 2 वीडियोस ऐसे हैं जो सही जानकारी के आधार पर तैयार किए गए हैं। सोचिए जरा। दरअसल माय फिटनेस पैल, ध्यान से सुनिएगा, माय फिटनेस पैल और डबलिन सिटी यूनिवर्सिटी ने इसको लेकर एक अंतरराष्ट्रीय स्टडी की। इस अध्ययन के आधार पर कहा गया कि न्यूट्रिशन, ध्यान से सुनिएगा, न्यूट्रिशन और डाइट के बारे में सिर्फ 2% वीडियोस में ही सही जानकारी होती है। 98% रील्स में गलत जानकारी दी जा रही है। सिर्फ यही नहीं, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि गलत जानकारी वाले वीडियोस और रील्स को लोग बिना सत्यता जाने फॉलो कर रहे हैं।
अपने जीवन में भी इसका पालन कर रहे हैं, ये कई लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। खासतौर पर वजन घटाने के लिए जो डाइट प्लान दिए जाते हैं वो टॉप ट्रेंडिंग है, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग इसे फॉलो करते हैं। एक कहावत आपने सुनी होगी, नीम हकीम खतरा ए जान। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास डॉक्टरी की अधूरी जानकारी, अधूरा ज्ञान है, वो आपकी जान को खतरे में डाल सकता है। तो क्या अधूरे ज्ञान और तर्कहीन रील्स आपकी जान को खतरे में नहीं डाल सकते? इस खबर की गंभीरता को समझते हुए हमने डॉक्टर साहब और रील साहब के फर्क को बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाली कुंजी तैयार की है, जिसे देखने के बाद आप अगली बार किसी भी रील को देखने से पहले इसकी सत्यता की जांच जरूर करेंगे। अब जरा आइए देखते हैं ये डिफरेंस। डॉक्टर साहब के पास जहां एमबीबीएस, ध्यान से देखिएगा, एमडी की डिग्री होती है, प्रैक्टिस का अनुभव होता है, वहीं रील वाले साहब या रील वाली दीदी के पास डिग्री तो छोड़िए, जानकारी भी आधी अधूरी होती है। और हम बार बार बोल रहे हैं, हेल्थ टिप्स यानी फिटनेस टिप्स, हेल्थ फूड यानी डाइटिंग, इन सब को लेकर खास तौर पर ध्यान दीजिएगा। डॉक्टर साहब सर्टिफाइड होते हैं, मतलब इनके पास लोगों के इलाज करने का लाइसेंस होता है, जबकि रील साहब अनसर्टिफाइड इलाज के चैंपियन होते हैं, लाइक्स और सब्सक्रिप्शन वाले चैंपियन होते हैं। डॉक्टर साहब किसी भी बीमारी का इलाज जांच के बाद रिपोर्ट के आधार पर करते हैं, जबकि रील साहब ना जांच करते हैं, ना पर्ची देते हैं, सिर्फ अधूरे तर्क के साथ दवा का नाम बताते हैं, बीमारी को ठीक करने की गारंटी देते हैं। आपको नहीं लगता ये गारंटी नहीं, खतरे की घंटी है? एक तरफ डॉक्टर साहब का फोकस अच्छे इलाज पर होता है, बीमारी को जड़ से खत्म करने, दवा के साइड इफेक्ट्स को ध्यान में रखते हैं, जबकि रील साहब का ज्यादा फोकस इस बात पर रहता है कि उनका वीडियो कितनी बार शेयर हुआ, कितनी बार ट्रेंड हुआ और कितने लोगों ने सोशल मीडिया पर इसे लाइक किया। डॉक्टर साहब के पास सटीक जानकारी, कारगर औषधि होती है, रील साहब औषधि के नाम पर अधकचरी जानकारी देते हैं, बहुत सुंदर सुंदर ग्राफिक्स देते हैं, अच्छा म्यूजिक देते हैं, मेडिकल साइंस के आधार पर डॉक्टर सलाह देते हैं, जबकि रील वाले डॉक्टर हल्के फुल्के अंदाज में मुफ्त सलाह देते हैं। डॉक्टर बीमारियों का तर्कपूर्ण इलाज करते हैं, रील वाले साहब चुटकियों में समाधान का दावा करते हैं। और यहां पर एक बात और नोट करने वाली है कि कई ऐसे बड़े डॉक्टर्स हैं जो सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं, वो लोगों को मुफ्त में विज्ञान और तर्क के आधार पर इलाज वाली जानकारी देते हैं। लेकिन ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि आप किसी भी रील के दावे को अपने जीवन में फॉलो करने से पहले जरूर सोचें। लोग जो हेल्थ रिलेटेड अपने वीडियोस बनाते हैं, अपने व्यूज़ आपके सामने रील के थ्रू या वीडियोस के थ्रू प्रोजेक्ट करते हैं, आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर नॉट स्टडीड, नॉट रिसर्च्ड, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में कुछ भी ऐड करके वो आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जो भी वो वीडियो डाल रहे हैं उसके रिलेटेड तभी कुछ फ़ायदा होता है, नहीं तो कहीं से भी उठाया, कहीं से भी डाल दिया, और उसको आजकल टूल्स इतने सारे होते हैं भी किसी तरीके से मैनिपुलेट करके अपना सेल्फ प्रोजेक्शन करते हैं। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि ये जिम इंस्ट्रक्टर्स हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं कि वो अपने जिम में जो ट्रेनीज आते हैं या जो मेंबर्स होते हैं उनको वो एज अ सप्लीमेंट, प्रोटीन सप्लीमेंट्स एडवाइस करते हैं विदाउट द bad effects, side effects of those protein supplements. In last 6 months, I have 8 to 10 youngsters, जो what I would say would be around age 18 to 25, उनकी किडनीज इफेक्ट हो गई है। अंग्रेजी में कहावत है, देयर आर नो क्विक फिक्सेस इन लाइफ, यानी कोई ऐसी चीजें नहीं है जो तुरंत आपको समाधान दे दें। एक डॉक्टर कई साल लगाता है, रिसर्च करता है, मेहनत करता है, और फिर जब वो आपको चीजें बताता है तो उसका वैल्यू, उसका बेस बहुत बड़ा होता है। अब हम आपको वो 7 वजह बताते हैं जिसके आधार पर आप भी यकीन करेंगे कि रील में दी जाने वाली जानकारी 100% सच नहीं होती है। और सबसे अहम बात यह है कि हर किसी पर लागू नहीं होती है। मतलब यह कि मान लीजिए किसी व्यक्ति पर रील में दी गई कोई दवा सही असर कर गई, चलिए मान लिया, तो जरूरी नहीं कि वो दूसरे शख्स पर भी उतना ही असर करे। जहां तक वजन घटाने वाली रील्स का सवाल है, तो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, हर इंसान का बीएमआई यानी
बॉडी मास इंडेक्स अलग होता है, उसकी लंबाई के हिसाब से अलग अलग उसका बॉडी मास इंडेक्स होता है। ऐसे में कैसे कोई एक दवा हर किसी के ऊपर भी समान असर कर सकती है, यह सोचने वाली बात। दूसरी बात, हर किसी का जॉब प्रोफाइल अलग, लाइफस्टाइल अलग, हर उम्र के लोगों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतें अलग होती हैं, सबको अलग अलग तरह से पोषण की जरूरत होती है, मेडिकल हिस्ट्री के हिसाब से वजन घटाने का प्लान बनता है, खान पान और पोषण की हिस्ट्री भी अलग होती है, सबकी फैमिली जेनेटिक हिस्ट्री भी अलग होती है, इससे भी फर्क पड़ता है। अगर आप इन सभी बिंदुओं पर गौर करेंगे तो आपको भी एहसास होगा कि रील्स के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए। दैट्स अ फैक्ट। सत्ता के न्यूज मित्रों के लिए हमने रील विरोधी सूत्र भी तैयार किए। अगली बार किसी भी रील को अपने जीवन में लागू करने से पहले इन सूत्रों पर आप जरूर विचार करिएगा, ताकि आप नीम हकीम वाले रील साहब के चक्रव्यूह में ना फंसे। पेपर और पेन लेकर इन सभी सूत्रों को आप नोट करिए, आगे बहुत काम आने वाले। पहला सूत्र, रील और डॉक्टर के बीच हमेशा डॉक्टर की सलाह पर विश्वास करें। दूसरा सूत्र, अगर कोई रील अगर कोई रिसर्च है तो उसके सोर्स को जरूर चेक करें। तीसरा सूत्र, जो जानकारी दे रहा है उसकी जांच पड़ताल करें, डाइटिशियन है तो उसकी हिस्ट्री चेक करें। चौथा सूत्र, कंटेंट में सत्यता होनी चाहिए, कंफ्यूजन की स्थिति में डॉक्टर से ही बात करें। पांचवा और अहम सूत्र, स्पॉन्सर्स और इन्फ्लुएंसर्स का एजेंडा पहचानें। छठा सूत्र, जिम ट्रेनर और न्यूट्रिशनिस्ट में फर्क होता है, न्यूट्रिशनिस्ट जो होते हैं उनकी सलाह बेहतर रहेगी। सातवां सूत्र, अपने खान पान में अचानक बदलाव से पहले फैमिली डॉक्टर की सलाह लें। राजनीतिक कलेश की हम कुंजी खोलते हैं। यह ऐसा कलेश है जो उत्तर भारत की गर्मी की तरह तेजी से बढ़ता जा रहा है। हर दिन एक नया कलेश और नए नतीजे सामने आ रहे हैं। कुछ कलेश तो लंबे समय से चले आ रहे हैं और कुछ सरप्राइज पैकेज हैं, बिल्कुल नए। इसे आप ब्रांड न्यू कलेश भी कह सकते हैं। इनके बारे में किसी ने सोचा नहीं था, वो सब हो रहा है। सबसे पहले कलेश का मेन्यू देख लीजिए ध्यान से। इसमें पहले नंबर पर है अमेठी रायबरेली। अमेठी रायबरेली से कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा? इसका इंतजार ठीक वैसे ही हो रहा है जैसे नोएडा में फ्लैट खरीदने वाले लोग अपने फ्लैट का करते हैं, यानी इंतजार लंबा, नतीजा जीरो। दूसरे कलेश में बहुत बड़ा सरप्राइज है। आज इंदौर की सूरत बदल गई। जो कांग्रेस के साथ सूरत में हुआ वो इंदौर में भी होता दिख रहा है। वहां बम की लोकेशन बदल गई है। इसे विस्तार से हम आपको समझाएंगे। बम, याद रखिएगा ये शब्द। तीसरा कलेश पीएम उम्मीदवार को लेकर है। अमित शाह गृह मंत्री ने इंडिया गठबंधन की तरफ से हर वर्ष अलग अलग पीएम वाली अटकलों पर कटाक्ष किया और कहा कि देश कोई परचून की दुकान नहीं है। चौथा कलेश प्रजनन पर है। इसमें ओवैसी की एंट्री हुई है। वो मुसलमानों के गर्भ निरोधक इस्तेमाल करने का रिकॉर्ड लेकर आए हैं, यानी चुनावी विमर्श अलग ही लेवल पर पहुंच रहा है। खैर, आज इन चारों कलेश पर सत्ता की कुंजी और स्पष्ट नजरिया होगा। लेकिन सबसे पहले बात अमेठी और रायबरेली की। सवाल सबसे बड़ा यह है कि अमेठी रायबरेली से कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा? जल्दी कांग्रेस इस पर अंतिम फैसला ले सकती है। कई दिनों से ऐसी अटकलें हैं कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं और प्रियंका गांधी का नाम रायबरेली के लिए चल रहा है। ध्यान दीजिए, यह अटकलें हैं, इस पर कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। टीवी 9 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक अभी तक ना तो राहुल गांधी ने और ना ही प्रियंका गांधी ने, दोनों में से किसी ने भी अपनी पारिवारिक सीट अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ने पर सहमति नहीं दी। राहुल गांधी का तर्क है कि वायनाड और अमेठी दोनों सीट जीतने पर वो जिस सीट को छोड़ेंगे वो गलत संदेश दिया जाएगा, वो गलत मैसेजिंग होगी। राहुल वायनाड इसलिए भी नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि जब वो अमेठी से हार गए तो वायनाड ने जिताया। जबकि प्रियंका गांधी का कहना है कि परिवार के तीनों सदस्यों का संसद में एक साथ जाना ठीक नहीं रहेगा। क्षेत्रीय दल तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हम राष्ट्रीय दल। आप कह रहे हैं कि माहौल बीजेपी के खिलाफ है, जनता नाराज है, तो इसके बावजूद राहुल गांधी अपनी परंपरागत सीट अमेठी से लड़ने से कतरा क्यों रहे हैं? बीजेपी कह रही है भाग रहे हैं हारने के डर। भाग नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा है, उनको पहली बार भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय 15 मार्च को ये सवाल पूछा गया था। मैं वही उनका जवाब दोहराऊंगा कि मैं कांग्रेस का वफादार सिपाही हूं, जो सीईसी तय करेगा मैं उसका पालन करूंगा। सीईसी ने परसों पीसीसी की बैठक हुई, सारे सदस्य ने कहा राहुल जी को अमेठी से लड़ना है और प्रियंका जी को रायबरेली से लड़ना है। वो उनकी सीईसी की भावना उन्होंने प्रकट की, सदस्यों ने अपनी भावना प्रकट की, अपना विचार सामने रखा
और मैं समझता हूँ 1-2 दिन में निर्णय सुनाया जाए, दे देंगे। और अगर आप मुझे पूछ रहे हैं कि संगठन चाहता है कि राहुल जी वहाँ से लड़े, प्रियंका जी रायबरेली से लड़े, और जवाब है हाँ, हम लोग सब चाहते हैं। संगठन में नई ऊर्जा आएगी, नई उत्साह होगी, और न केवल यूपी के कांग्रेस पर सारे देश भर में जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस संगठन है, समाजवादी पार्टी भी चाहती है कि दोनों लड़ें। और अरे वहां की जनता चाहती है। जब मैं अमेठी में था भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय, लोग मुझे कह रहे थे 2019 में हमसे गलती हो गई, अभी इस बार राहुल भैया को यहीं से लड़ाइए। इतनी देरी क्यों? कोई घबराहट? कोई घबराहट नहीं, सही वक्त पर निर्णय लिया जाएगा। कोई घबराहट नहीं है, कोई भोखलापन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई डर नहीं है। वैसे अमेठी में राहुल गांधी और स्मृति ईरानी के बीच 2 बार मुकाबला हुआ है और मामला 1-1 से टाई है। 2014 का पहला मुकाबला राहुल गांधी ने जीता था। उन्होंने स्मृति ईरानी को 1,07,903 वोटों के अंतर से हराया था। 2019 में दूसरे मुकाबले में स्मृति ईरानी ने पुराना हिसाब बराबर कर दिया और राहुल गांधी को 55,120 वोटों से हराया। हालांकि 2014 से 2019 के पुराने नतीजे से 2024 का मुकाबला तय नहीं किया जा सकता, लेकिन यह सच है कि पिछले कुछ वर्षों में ज्यादातर समय राहुल गांधी अमेठी से दूर ही रहे हैं और इसका असर भी देखने को मिला। 2019 में जब राहुल गांधी अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़े थे तो उन्हें 4,13,000 से ज्यादा वोट मिले। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को अमेठी लोकसभा के तहत आने वाले इलाके में सिर्फ 1,43,000 वोट मिले, यानी 3 साल में कांग्रेस के वोट 2,70,000 कम हो गए। ऐसे में राहुल गांधी के लिए अमेठी से लड़ना आसान फैसला नहीं होगा। वैसे भी अमेठी और रायबरेली लोकसभा क्षेत्र में कुल 10 विधानसभा सीटें आती हैं और इनमें से 2022 के चुनाव में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। कांग्रेस तय नहीं कर पा रही है कि राहुल गांधी अमेठी से लड़ने पर सहमति दे रहे हैं या नहीं, लेकिन बीजेपी पूरी तैयारी से जुटी हुई है। आज स्मृति ईरानी ने अमेठी से नामांकन दाखिल किया और इस मौके पर उनके साथ मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव समेत कई बीजेपी के नेता मौजूद थे। नामांकन से पहले उन्होंने रोड शो भी किया जिसमें काफी भीड़ थी। अगर ऑप्शन है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, आपको क्या लगता है कि स्मृति किसके साथ चुनावी मुकाबले में थोड़ा पीछ पे रहेंगे? प्रत्याशी कौन रहेगा ये कांग्रेस का विषय, मेरा विषय है नहीं। मेरा बस विषय ये है कि जो भी प्रत्याशी आए कांग्रेस का वो हारेगा। आपको अपना हिसाब किताब तो देना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, मैंने 1,14,000 घर बनवाए, 4 लाख घरों में शौचालय बने, 3,50,000 घरों में नलके का कनेक्शन है, 1.5 लाख घरों में पहली बार विद्युत का कनेक्शन है, 4,20,000 किसानों को किसान सम्मान निधि मिली, गोमती नदी के ऊपर पुल बना, 262 गाँव में पहली बार पक्की सड़क बनी, AK 203 राइफल की फैक्ट्री, उसके माध्यम से अब तक 27,000 फैक्ट्री की राइफल्स भारत की सेना को डिलीवर हो चुकी हैं। अचानक से ये बात कि मंगलसूत्र फिर गोकसी, नहीं बीजेपी की तरफ से चीजें कही जा रही, कांग्रेस की पहली बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी ने घोटाले का मैनिफेस्टो देते हुए ये कहा है कि हम सिर्फ एक धर्म विशेष को पब्लिक वर्क्स का कॉन्ट्रैक्ट देंगे। विजिलेंस का रूल और कानून ये कहता है आप गुणवत्ता के आधार पर काम देते हैं, किसी के धर्म या जाति को देखकर नहीं देते। अब तक शायद ये चर्चा में विषय नहीं आया होगा, आप जाकर उनका मैनिफेस्टो पढ़िए, आपको उसमें मुस्लिम लीग की निश्चित रूप से छाप मिलेगी। अगर कांग्रेस पार्टी इतना कॉन्फिडेंट होती अपने नेतृत्व के बारे में तो राहुल गांधी को डिक्लेयर कर देती, उनको किसने रोका है? तो कांग्रेस पार्टी खुद जानती है कि राहुल गांधी को डिक्लेयर करना, जैसे ममता जी ने कहा, हार को निमंत्रण देना है। तो जिनकी अलायंस के नेता ही कह रहे हैं कि राहुल गांधी मतलब नाकाम पॉलिटिक्स का एक संकेत, तो आप हमारे ऊपर उंगली क्यों उठा रहे हैं? पहले आपको ममता जी से चर्चा करनी चाहिए। लेकिन अब बात करते हैं कलेश नंबर 2 की। सोचिए, शादी हो रही हो, बारात आ चुकी हो, मंडप में मंत्र पढ़े जा रहे हो और अचानक दुल्हन गायब हो जाए, उसकी लोकेशन ना मिले। सोचिए ऐसे में घर वालों की क्या स्थिति होगी। मध्य प्रदेश के इंदौर में कांग्रेस के साथ ऐसा ही हुआ।
इंदौर से कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने आखिरी समय में नॉमिनेशन वापस ले लिया और बीजेपी में शामिल हो गए। यानी कल तक जो बम कांग्रेस में थे, आज उनकी लोकेशन बदल गई है और नई लोकेशन कांग्रेस की नेटवर्क रेंज से बाहर है। और ये जो इंदौर में हुआ वो कांग्रेस के साथ सूरत में भी हो चुका है। सूरत में कांग्रेस उम्मीदवार का नॉमिनेशन खारिज हो गया था, बाकी उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस ले लिए, तो बीजेपी के उम्मीदवार को बिना लड़े ही जीत मिल गई थी। ठीक इसी तरह इंदौर के कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने नॉमिनेशन वापस ले लिया, जिसके बाद उनकी एक सेल्फी वायरल होने लगी। इसमें वो बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय के साथ एक कार में बैठे। कैलाश विजयवर्गीय ने सोशल मीडिया पर लिखा कि इंदौर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी श्री अक्षय कांति बम का बीजेपी में स्वागत है। इंदौर लोकसभा सीट पर चुनाव के लिए 25 अप्रैल तक नामांकन भरे गए। नाम वापसी के लिए 29 अप्रैल दिन आखिरी था। इससे पहले कांग्रेस को कुछ खबर लग पाती, तब तक कैलाश विजयवर्गीय ने इस ऑपरेशन को अंजाम दे दिया। यह घटना कांग्रेस के लिए काफी शॉकिंग है। सोचिए, उम्मीदवार ही पार्टी बदल ले रहा है। कांग्रेस कह रही है कि उसके उम्मीदवार को डराया जा रहा है, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के उम्मीदवार पीएम मोदी की नीतियों से प्रभावित हैं। एक बार बयानों की ये रील देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के घोषित प्रत्याशी ने सबके साथ प्रदेश अध्यक्ष की नगरी में फॉर्म जमा किया और आज विड्रॉल के दिन वापस अगर ले लेता है तो अब हम क्या कर सकते हैं? कांग्रेस ने घुटने टेके हैं। कांग्रेस के साथ हमारे मध्य प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी ने घुटने टेके, वो लड़ना नहीं चाहते हैं, उनमें दम नहीं बचा। क्योंकि बहुत सारे पानी, गंदा पानी है, हो सकता है उसमें कुछ दिक्कत हुई हो। उनके ऊपर हत्या का एक नया आरोप लगाया बीजेपी ने। क्या प्रेशर बनाया मुझे नहीं पता है। ऐसे तो कोई अपना विड्रॉ नहीं करता है नॉमिनेशन और चला नहीं जाता है। लेकिन एक बात ये सच है कि जब हम बार बार कहते हैं लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है, तो ये लोकतंत्र का चीरहरण है। कांग्रेस की हालत ये हो गई कि अब उम्मीदवार भी नहीं रहना चाहते। कुछ तो शर्मा शर्मी में बने हैं, लेकिन इंदौर के उम्मीदवार ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। अब ये कांग्रेस है कि जिसके उम्मीदवार का भी भरोसा अब कांग्रेस में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की निर्लज्ज और घटिया राजनीति है। जो अक्षय बम ने किया है, ये निर्लज्जता, घटियावाद और धोखे की पराकाष्ठा है। और मैं लिख कर दे रहा हूं आपको कि इनका कोई भविष्य नहीं है। उनका कांग्रेस का प्रत्याशी ही अपना नामांकन वापस ले लेता है। ये कांग्रेस के इस प्रकार के हालात देश के अंदर, प्रदेश के अंदर बने हैं। एक कांग्रेस का प्रत्याशी था, उस पर 3 दिन पहले कोर्ट से 307 की धारा बढ़वाई गई। 307 कोई केस था उस पर पुराना, उसको डराया गया, धमकाया गया, रात भर उसको यातना दी गई अलग अलग प्रकार की। और आज सुबह कांग्रेस के प्रत्याशी को ले जाके फॉर्म निकलवा लिया गया। आमतौर पर नेता टिकट नहीं मिलने पर पार्टी छोड़ते हैं, लेकिन अक्षय कांति बम ने टिकट मिलने और नॉमिनेशन करने के बाद भी पार्टी छोड़ दी। सवाल है कि इनकी ऐसी क्या समस्या है जो कांग्रेस को इतना बड़ा शॉक दे रहे हैं। अक्षय कांति बम एमपी विधानसभा चुनाव में टिकट चाहते थे, विधानसभा में टिकट नहीं मिला, लोकसभा का टिकट मिल गया। अक्षय कांति बम पेशे से व्यापारी हैं और इनके कई शिक्षण संस्थान भी हैं। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के करीबी रहे हैं और उनके क्षेत्र से हैं, नॉमिनेशन वापस ले लेते हैं और जीतू पटवारी को पता भी नहीं चलता। लेकिन अब अक्षय बम की लोकेशन बीजेपी दफ्तर में है और इस सब के बीच में कांग्रेस के उन नेताओं का दर्द सामने आ रहा है जो टिकट चाहते थे, लेकिन टिकट मिला अक्षय कांति बम को। ये एक फोन कॉल रिकॉर्डिंग सुनिए, समझिए कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में कैसे चुनाव लड़ रही है। पार्टी हाईकमान को देखना चाहिए। आप हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को मार रही है कांग्रेस। हमने जब टिकट मांगा, दमदारी से मांगा, हम लड़ेंगे चुनाव। और आज भी हम यहाँ अकेले खड़े दमदारी से, मगर वो निकल गया, हम बताते फिर उसको। नहीं, उसमें क्या पार्टी की गलती है? पार्टी क्यों देती है ऐसे लोगों को पैसे देख कर? पट पैसे दो, टिकट पैसे से दो। तुम पैसा देख कर टिकट देते हो, काम का आधार नहीं बनाते हो। क्या मालूम कहाँ है? मैं तो कलेक्टर में हूँ यहाँ पे। मैं पहुंचा, मेरे को खबर लगी, मेरे को खबर थी
मगर वो उसके पहले निकल गया वो। देश में कुल 3 ऐसी सीटें जहां लड़ाई एक तरफा हो गई है, या यूं कहें कि लड़ाई है ही नहीं। सबसे पहले खजुराहो में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को समर्थन दिया था। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार का नामांकन खारिज हो गया, यानी बीजेपी के लिए एक तरफा लड़ाई। इसके बाद सूरत में भी कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन खारिज हो गया, बाकी उम्मीदवारों ने नाम वापस लिया। बीजेपी उम्मीदवार के लिए निर्विरोध चुने जाने की स्थिति बनी। तीसरी कहानी इंदौर में हुई, जहां ऐन मौके पर कांग्रेस उम्मीदवार ने नाम वापस ले लिया और बीजेपी में शामिल हो गए। वैसे अगर टिकट मिलने के बाद भी नेता पार्टी छोड़ने लगे तो आप कह सकते हैं कि संकेत अच्छे नहीं हैं। बीच चुनाव में इस तरह से राजनीतिक बम फटना कांग्रेस के लिए चिंता की बात है। जिस तरह से इंदौर की सूरत बदली है और अक्षय कांति बम की लोकेशन कांग्रेस की रेंज से बाहर हुई है, उसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि चुनाव खत्म होते होते कांग्रेस के खाते से कितने उम्मीदवार इस तरह डेबिट होकर बीजेपी के खाते में क्रेडिट होंगे। -3 का यह स्कोर कांग्रेस के लिए बहुत चिंताजनक है। इंदौर में कांग्रेस बिगड़ी हुई सूरत से आगे बढ़ते हैं और बात बीजेपी की करते हैं, जिसमें आज गृह मंत्री अमित शाह ने TV9 भारतवर्ष के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस बातचीत में उनका फोकस 3 बातों पर दिखा। उनका पहला दावा यह है कि एनडीए 400 से ज्यादा सीट जीतेगा। दूसरा दावा था कि उत्तर पूर्व तक पीएम मोदी के लिए प्रचंड जन समर्थन है, और तीसरा दावा यह कि विपक्ष को जीत का भरोसा ही नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह अपने एडिटेड वीडियो के वायरल होने पर भी बोले और इसे निम्न स्तर की राजनीति बताया। गुवाहाटी में रोड शो गृह मंत्री अमित शाह का आप देख सकते हैं। जो रोड पे लोग उमड़े हैं, इसमें जितने पुरुष हैं उतने ही महिलाएं आपको दिखेंगी। और ये असम का आखिरी फेज का चुनाव है, उससे ठीक पहले गृह मंत्री का ये रोड शो आप देखिए। जनसैलाब जो सड़कों पे उमड़ा है, उसमें महिला पुरुष की बराबर की भागीदारी दिखेगी। यहाँ की जो सांसद प्रत्याशी हैं वो भी महिला हैं, और इसके एवज में आप देख सकते हैं कि जिस तरह से मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए काम किया है, उस तरह का भीड़ आपको दिखेगा। गृह मंत्री जी, भारी भीड़ यहाँ दिख रही है आज, और महिला इसमें बहुत ज़्यादा भागीदारी दिख रही है। जी, निश्चित रूप से पूरे उत्तर पूर्व के अंदर नॉर्थ ईस्ट में मोदी जी का ये प्रचंड जन समर्थन ये रोड शो बताता है। रोड शो का पॉइंट अभी 5 किलोमीटर दूर है। 1.5 किलोमीटर के रोड शो को जनता ने 7 किलोमीटर का कन्वर्ट कर दिया। जगह ही नहीं है, इनके बीच में से ही जाना पड़ रहा है। तकरीबन 2 किलोमीटर मैं भी पैदल चल के आ रहा हूँ, और जो जनसैलाब है वो कुछ कहता है। आप पूरे देश का भ्रमण कर आए हैं, मोटा मोटी आप कर रहे हैं लगातार। क्या कहेंगे अब बीजेपी की चुनावी दिशा की जा रही है? देखिए, हम 400 पार करेंगे। मोदी जी निश्चित रूप से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। समग्र देश में, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, नॉर्थ हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, सब जगह इसी प्रकार का जन समर्थन है। एक चीज जो कांग्रेस बार बार प्रोपेगेंडा की कोशिश कर रही है आरक्षण को लेकर, और उसके लिए डीप फेक वीडियो भी बनाए जा रहे हैं, आपके शब्दों को एडिट भी किया जा रहा है। देखिए, फेक वीडियो बनाकर मेरे मुंह में गलत बात दिखाकर वोट प्राप्त करने का सबसे नीचे स्तर का राजनीति राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस कर रही है। यही बता रहा है कि इनका आत्मविश्वास नहीं है फेयर एंड फ्री तरीके से चुनाव लड़ना और जीतने का। देश की जनता सब जानती है। अब क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनके खिलाफ चल रहे हैं, वो फेस भी करेंगे, मगर देश के राजनीति के स्तर को इतना नीचे गिराना ये राहुल जी ही कर सकते। एक आखिरी प्रश्न सर, जिस तरह से ये बार बार नैरेटिव बनाने की कोशिश चल रही है SC ST OBC को लेकर, उसमें आपने स्पष्ट तौर पे कहा कि जब तक सरकार रहेगी चालू रहेगा। कल RSS प्रमुख ने भी कहा। अब क्या आपको लगता है कि कांग्रेस का ये मुद्दा हाथ से निकल गया? उनको उल्टा पड़ने वाला है। ST SC OBC सभी समाज ये जानते हैं कि माइनॉरिटी के वोट प्राप्त करने के लिए ST SC OBC के आरक्षण पर एंक्रोचमेंट केवल और केवल कांग्रेस पार्टी ने। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पे आप सुन सकते हैं गृह मंत्री का कहना है कि जो SC ST और OBC का मामला है, उसको लेकर कांग्रेस जिस तरह से प्रोपेगेंडा फैला रही है, ये उसको इस चुनाव में भारी पड़ने वाला है। कैमरामैन अशोक के साथ
आमोद राय, TV9 गुवाहाटी। नेताओं पर आपराधिक आरोप लगते रहते हैं, लेकिन कई बार आरोप इतने गंभीर होते हैं कि राजनीतिक सिस्टम से लेकर प्रशासनिक सिस्टम तक सब हिल जाता है। यह खबर बहुत गंभीर है। इसमें एक नेता है, एक USB ड्राइव है जिसमें 3000 अश्लील वीडियोस पाए गए हैं और आरोप है कि इन वीडियोस का इस्तेमाल लड़कियों को ब्लैकमेल करने और यौन शोषण करने के लिए हो रहा था। ये कारस्तानी देश के पूर्व प्रधानमंत्री के पोते ने की है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा और कर्नाटक के पूर्व CM HD कुमारस्वामी के परिवार के एक सदस्य और हासन लोकसभा सीट से सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगे। HD देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना पर आरोप है कि उन्होंने कई महिलाओं का यौन शोषण किया है। इसका पता तब चला जब प्रज्वल रेवन्ना के घर पर काम करने वाली 47 वर्षीय महिला ने उन पर और उनके पिता HD रेवन्ना दोनों पर यौन उत्पीड़न के मामले दर्ज कराए। आपको बता दें कि प्रज्वल रेवन्ना के पिता विधायक हैं। पीड़ित महिला का आरोप है कि घर पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न करता था, उनका वीडियोस बनाता था। पुलिस ने IPC की धारा 354A, 354D, 506, 509 के तहत FIR दर्ज की है। कर्नाटक सरकार ने मामले की जांच के लिए SIT का गठन कर दिया है। इस बीच 26 अप्रैल को हासन में वोटिंग के बाद कल प्रज्वल रेवन्ना जर्मनी रवाना हो चुके हैं। आपको बता दें कि प्रज्वल रेवन्ना पर सबसे पहले BJP के एक नेता ने ही आरोप लगाए थे और दावा किया था कि रेवन्ना की पेन ड्राइव में कुल 2976 वीडियोस हैं। इन वीडियोस में से कुछ ऐसी भी हैं जिनमें कुछ महिलाएं सरकारी अधिकारी हैं। प्रज्वल इन वीडियोस का इस्तेमाल पीड़ितों को ब्लैकमेल करने के लिए करता था। ये प्रज्वल रेवन्ना है, ये देवगौड़ा के पौत्र हैं और 14 अप्रैल की ये फोटो है जिसमें नरेंद्र मोदी इनके साथ मंच साझा कर रहे हैं, इनकी पीठ थपथपाते हैं, इनकी प्रशंसा करते हैं, इनके नाम पर वोट डालते हैं, ये वोट मांगते हैं। ये साझा उम्मीदवार हैं JDS और BJP के। इनके तमाम हजारों ऐसे कुकृत्य करते हुए वीडियो सामने आया जिसमें सैकड़ों महिलाओं की जिंदगी इस आदमी ने तहस नहस की है। थोड़ी शर्म आनी चाहिए। मैंने तो मुख्यमंत्री को लेटर लिखे थे, तो एंड मुख्यमंत्री इज ऑल्सो। इस खबर में क्या बोले आपको, देखिए फिर से हूटर जी ने सारा काम बिगाड़ दिया और ब्रेकर लगा दिया। खैर, हमारी रील्स को शेयर करिए और देखते रहिए TV9 भारत।